तो मूवी की शुरुआत में हमको बताया जाता है कि इस पूरे अनंत ब्रह्मांड में कई सारे सेक्रेड स्क्रिप्चर्स हैं, जैसे कि वेद, उपनिषद और हिस्टोरिकल लिटरेचर्स। आगे हमें बताया जाता है कि जो प्रहलाद के पिता यानी कि हिरण्यकशिपु थे, वो एक असुर थे जिसका वध करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था और इसी अवतार में उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध किया। लेकिन इसके बाद भगवान नरसिंह बिल्कुल बेकाबू हो गए थे, उन्हें कोई भी भगवान काबू नहीं कर पा रहा था। अब देखो, यहाँ से जो कहानी है वो हर जगह पर अलग अलग है और इस जगह पर इस मूवी के अंदर जो पर्टिकुलर वर्जन बताया गया है वो तमिलनाडु से रिलेटेड है। तो उस पल में ब्रह्मा जी ने और देवताओं ने भगवान शिव से मदद मांगने की कोशिश करी, जिसके बाद भगवान नरसिंह को रोकने के लिए भगवान शिव ने काल भैरव को भेजा, लेकिन इसके अंदर वो असफल रहे। जिसके बाद भगवान शिव ने सरभ अवतार लिया था, जो कि हाफ बर्ड और हाफ लायन था और उसके अंदर काफी सारे उनके पैर भी थे। लेकिन इसको देखकर भगवान विष्णु और भी ज्यादा क्रोधित हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने गंगा बेरुंडा अवतार लिया। उन दोनों के बीच काफी युद्ध चला था, काफी दिनों तक, स्पेशली 18 दिन तक, जिसकी वजह से तीनों लोगों में हाहाकार मच गया था, डर का माहौल छा गया था। अब ये सब होने के बाद बीच में आ जाती है प्रत्यंगिरा माता, जो कि काफी ताकतवर थी, जो कि नरसिंह भगवान को शांत कर देती है और माता प्रत्यंगिरा अवतार काफी शक्तिशाली होता है। माता किसी भी इविल फोर्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है और उसके बाद से ही माता प्रत्यंगिरा को पूजा जाता है। अब इसके बाद हमें 1922 यानी कि 1922 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम कालिंगा नाम के गाँव के अंदर रुद्र नाम के व्यक्ति और उसकी वाइफ मल्ली को देखते हैं। मल्ली को असल में कम सुनाई दिया करता था। अब वो रुद्रा को खाना परोसती है, जिस बीच मल्ली को कुछ आवाज आती है जैसे कि उसे कोई बुला रहा हो, इसलिए वो उठकर जंगल की तरफ जाती है। उसके जाने के बाद रुद्रा भी उसके पीछे जाता है। वो ये सोचता है कि उसे तो कोई आवाज नहीं आई, लेकिन उसकी बीवी जो कि कम सुनती है, उसे कैसे आवाज आ गई। रुद्रा अब उसे जंगल के अंदर ढूंढने लगता है और वो उसे मिल भी जाती है, लेकिन शॉकिंगली वो उसे देखकर डर जाता है। उसकी सांसें रुक जाती है क्योंकि वो अपना खुद का हाथ काट कर खा रही थी। ये देखकर रुद्रा डर कर वहाँ से भाग जाता है। तभी हम साइकिल पर एक शख्स को देखते हैं जिसे भी सेम ही आवाज आई थी। यहाँ वो व्यक्ति आगे जाकर एक पेड़ से अपना सर फोड़ लेता है। अब अगले दिन एक नाई एक आदमी के बालों को काटने वाला था, लेकिन उसका उस्तरा उसको नहीं मिलता। वो देखता है कि वो एक लड़की के पास होता है जो कि अपना खुद का ही कान काट कर खा रही थी। ये सब देखकर अगले दिन सभी गांव वाले डर के मारे राजा के पास जाते हैं। अब राजा उनकी बात सुनकर चिंताजनक हो जाता है और वो गाँव वालों से कहता है कि वो इस चीज का हल निकालेगा। जिसके बाद राजा अपनी बूढ़ी दादी के पास जाता है, जो कि काफी बूढ़ी और नॉलेजेबल थी। वो उससे इस बारे में पूछता है और तब जाकर उसकी दादी उसके कान में कुछ खुसखुसाती है और एक संदूक की तरफ इशारा करती है। संदूक के अंदर से राजा को एक बक्सा मिलता है, जिसको लेकर वो जंगल की तरफ बढ़ रहा था। उसे ये चीज किसी भी तरह से खत्म करनी थी, चाहे उसे उसकी परिवार को भी क्यों न छोड़ना पड़े। हम देखते हैं कि राजा के 2 बेटे भी थे। खैर, अब राजा की बातों से हमें ज्ञात होता है कि इस गाँव के ऊपर एक श्राप है, जिसे एक वेपन की मदद से खत्म किया जा सकता है और उसी चीज को राजा जंगल में ढूंढ रहा था। खैर, अब सीन यहाँ से प्रेजेंट टाइम में आ जाता है, जहाँ पर हम कुछ लोगों को नोटिस करते हैं जो कि एक शव को लेकर जा रहे थे। वहीं पर बीच में एक पेड़ से बनी हुई सीमा भी होती है, यानी कि एक बाउंड्री होती है, जिसका वो उल्लंघन कर देते हैं, उसको लांघ देते हैं। या एक आदमी एक बूढ़े व्यक्ति से पूछता है कि ये सब रिचुअल क्यों किया जाता है, जिस पर बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि अगर कोई इंसान मर जाता है तब रिचुअल के अनुसार उसे नेचर के हवाले कर देना चाहिए और उन्हें वो ट्रेडिशन फॉलो करना ही होगा। यहाँ पर वो शव को अब नीचे रख कर कुछ रिचुअल करते हैं, जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं। बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि अब कोई भी इंसान पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, वरना वो भी मारा जाएगा। तभी हम नोटिस कर पाते हैं कि वो शव को एक भयानक क्रीचर उठाकर ले गया है, यानी कि शायद ये लोग इनडायरेक्टली किसी डीमन के लिए इनको छोड़ रहे थे ताकि वो इनको ना खत्म करे। अब यहाँ से सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम कई सारे मूवी के मेन कैरेक्टर्स को देख पाते हैं, जिसमें से लिंगा जो कि इस मूवी का मेन प्रोटैगनिस्ट है। अब इसके बाद हम लैंडलॉर्ड पटेल और उसके छोटे भाई बाली को देख पाते हैं। ये दोनों ही बहुत बुरे हैं। वो औरतों पर गंदी नजर रखते हैं और उनके साथ बुरा करते हैं। अब ऐसे ही एक व्यक्ति वहाँ पर पटेल से जमीन वापस लेने आता है, जिसे पटेल जमीन ना देने की बात करता है, लेकिन वो आदमी उसके आगे गिड़गिड़ाने लगता है कि उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन बाली उसे तलवार से काट कर मार डालता है। पटेल अब उस आदमी की बॉडी को गांव की ही सीमा से बाहर फेंकवा देने की बात करता है और ये वही विलेज बॉर्डर था जिसे हमने पहले रिचुअल के अंदर भी देखा था। खैर, अब गांव की एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि ससुराल से अपने घर जाने वाला था और तब उसका ससुर उसे जाने से मना करता है, क्योंकि शाम को विलेज में एक रिचुअल होने वाला था और ये रिचुअल करने का सबसे बड़ा कारण था, इस रिचुअल से इविल पावर्स विलेज से दूर रहेंगी।
रात में ये रिचुअल होता है और अगले दिन हम लिंगा को देख पाते हैं जो कि अपने दोस्त के साथ कहीं जा रहा था। यहाँ पर उसके दोस्त के पिताजी जो थे वो लिंगा से काफी अच्छी तरह व्यवहार किया करते और ऐसा इसलिए था क्योंकि लिंगा का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। जिसके बाद वो दोनों एक जगह पर जाकर रुक जाते हैं। दरअसल लिंगा एक गाँव की लड़की को पसंद करता था और इस लड़की का नाम परू होता है। परू रोज यहाँ से पानी लेकर जाती थी, लेकिन आज लिंगा ने डिसाइड कर लिया था कि वो उससे पूछ कर रहेगा। लिंगा और परू एक दूसरे को बचपन से जानते थे, यानी कि वो अपना प्यार का इजहार करना चाहता था। इसके बाद यहाँ से परू जाती हुई दिखाई देती है, जिससे लिंगा रोककर पूछने लगता है कि वो उसे पसंद करती है या फिर नहीं। लेकिन यहाँ पर परू उसके अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाती और वहाँ से चली जाती है। अब रात में सोते वक्त लिंगा को एक सपना आता है जिसके अंदर उसे एक सैटेनिक सिंबल, एक घोड़ा, एक माता देवी की छोटी सी माता की प्रतिमा और एक डिमोनिक आईज वाली तलवार, एक डीमन और एक स्केलेटन दिखता है। साथ ही साथ वो अपने बचपन वाले रूप को भी देखता है और ये देखने के बाद अचानक से उसकी आंख खुल जाती है। दरअसल ये सपना लिंगा को अक्सर आया करता था, जिसका रीजन उसे आज तक नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं इस सपने का कुछ तो मतलब था। खैर अब हम एक प्रेग्नेंट लेडी को देख पाते हैं जो कि अपनी छोटी बेटी चिन्नू के साथ अपनी माँ के घर जा रही थी। तभी चिन्नू आगे निकल जाती है, जिसके बाद उसकी माँ उसे ढूंढने लगती है। वो उसे ढूंढते हुए उसी गाँव के बॉर्डर की तरफ जा रही थी कि तभी एक बाबा उसे रोकते हैं। वो उसे कहते हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, उसे यहाँ पर नहीं आना चाहिए। इस पर वो कहती है कि उसकी बेटी इधर ही आई है। तब बाबा कहते हैं कि क्या उसे नहीं पता कि ये इधर बॉर्डर है, यानी कि एक सीमा है यहाँ पर। वो उसे जल्दी से उसकी बेटी को लेकर यहाँ से निकल जाने के लिए कहते हैं। इसके बाद वो औरत बॉर्डर क्रॉस कर देती है और इधर हम चिन्नू को देखते हैं जो कि बॉर्डर की तरफ गई ही नहीं थी। अब बाबा उससे टकराता है और उसका एहसास हो जाता है कि उसके साथ क्या होगा। इधर हम उस प्रेग्नेंट औरत को देख पाते हैं जिसे काफी बेरहमी से मारा गया था और उसे मारने के बाद वो क्रीचर उसे ले जाता है। अब हम बाली और उसके साथियों को देखते हैं जो कि एक छोटी लड़की और उसके दादाजी को रास्ते से जाता हुआ देखता है। वो उस लड़की को देखकर उसे अपने साथियों से पकड़ने के लिए कहता है और वो लोग ठीक ऐसा ही करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर परू आकर बाली पर एक नुकीला हथियार तान देती है और उसे उस लड़की को छोड़ने के लिए कहती है। यहाँ पर बाली उस लड़की को छोड़ देने के लिए बोलता है, लेकिन इन सब से बाली का ईगो काफी हर्ट हो गया था, इसलिए रात को वो परू के घर के बाहर से उसे उठा लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन इसी बीच लिंगा वहाँ से गुजर रहा था और वो बाली को रोकने लगता है। इसके बाद बाली अपने आदमी उसके पास भेजता है, लेकिन लिंगा सबको एक एक करके मारता है। इसके बाद वो परू को उनसे बचा लेता है और यहीं से इनकी लव स्टोरी शुरू हो जाती है। वो दोनों अब काफी सारा समय एक साथ बिताते हैं और काफी एंजॉय करते हैं। इसके बाद हम एक साध्वी तांत्रिक को देख पाते हैं जिसके पास एक औरत को लाया जाता है जो कि पोजेस्ड हालत में थी। यहाँ पर वो तांत्रिक एक रिचुअल करती है और उस लड़की को ठीक कर देती है। अब हम लिंगा के दोस्त मूर्ति को देखते हैं जिसके पास बाली आता है और वो मूर्ति से कहता है कि जब भी लिंगा उसके हाथ में आएगा वो उसे बेरहमी से खत्म कर देगा। इसके बाद हम लिंगा और मूर्ति को परू के पिता से उनकी शादी की बात करने जाते हुए देखते हैं। परू के पिता ये कह देते हैं कि उसकी बेटी की शादी हर हालत में वो उससे नहीं करवाएगा, क्योंकि उसका एक ही रीजन था कि लिंगा एक नशेड़ी इंसान था। वो लिखकर पीने के अलावा कुछ नहीं करता था, यानी कि शराबी था वो। तब लिंगा उसे ये कहता है कि वो काम भी करेगा और शराब भी छोड़ देगा। तब परू के पिता उसे ये कहते हैं कि वो उसी इंसान से उसकी बेटी की शादी करवाएगा जिसके पास जमीन होगी। ये सुनकर वो कहता है कि उनके पास 2 एकड़ जमीन ऑलरेडी है, लेकिन परू के पिता कहते हैं कि वो जमीन तो पटेल के पास गिरवी रखी हुई है। और उसकी बातें सुनकर लिंगा कहता है कि वो जमीन को कल वहाँ से ले आएगा। अब अगले दिन लिंगा अपनी जमीन के कागज लेने के लिए पटेल के पास जाता है, जहाँ पर बाली भी बैठा हुआ था और बाली से तो उसकी ऑलरेडी नहीं बनती थी। जमीन के पेपर मांगने पर पटेल कहता है कि ये बात तो 53 साल पुरानी है, जब उसके ग्रैंडफादर ने जमीन को यहाँ पर प्लेज किया था। अब तो ना उसके ग्रैंडफादर है और ना ही उसके पिता जिंदा है, और अगर उसको जमीन चाहिए तो उसे 10 साल का इंटरेस्ट भरना होगा, इसके बाद ही वो उसे कागज दे पाएगा। लेकिन लिंगा ये कहता है कि उसके ग्रैंडफादर और फादर सालों से इंटरेस्ट भरते हुए आ रहे थे और लिंगा खुद भी इंटरेस्ट भर रहा है और इसके हिसाब से उसे पेपर्स अभी मिल जाने चाहिए। अब उसकी बातें सुनकर बाली उसे लड़ने लगता है कि तभी पटेल उन्हें शांत करता है। पटेल लिंगा से कहता है कि वो उसे 2 एकड़ जमीन के बदले 4 एकड़ जमीन देगा। ये सुनकर वो काफी खुश हो जाता है। तब पटेल उन पेपर्स को मंगवा कर उन पर साइन करता है, जिसे लेकर लिंगा वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद बाली पटेल से ऐसा करने पर गुस्सा करता है और तब पटेल ये बताता है कि जो जमीन उसने दी है वो दरअसल शापित है। अब वो वहाँ पर जाएगा तो मारा जाएगा, जिससे कि उसका बदला भी पूरा हो जाएगा। और ये सुनकर बाली हंसने लगता है, यानी कि एक तीर से 2 निशाने लगा दिए थे। इसके बाद हम एक लेबर को देख पाते हैं जो कि उसी जमीन पर था। तभी उसे वो क्रीचर मार देता है और वो उसका गला काट देता है और उसे खाने लगता है। यहाँ पर हम उस क्रीचर को ठीक से देख पाते हैं जो कि बहुत ही डरावना था। अब एक फ्लैशबैक के दौरान हमें लिंगा का बचपन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो और उसके दादाजी जंगल के उसी खतरनाक इलाके से होते हुए जा रहे थे। अब उसके दादाजी उसे एक कहानी सुनाते हैं जो कि एक राजा की थी। वो राजा काफी ब्रूटल था और इसके चलते कई सारे किंगडम्स खत्म हो चुके थे और इसी में से एक था कलिंगा एम्पायर।
कालिंगा एम्पायर के अंदर एक खजाना था जो कि इसी जंगल में छुपाया गया था। लेकिन तभी होता यह है कि इनकी बातों के ही बीच में लिंगा के दादाजी को कोई खत्म कर देता है और वो उनको ढूंढता रह जाता है। खैर तभी सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर लिंगा ये सब असल में अपने सपने में देख रहा था। वो काफी परेशान था कि आखिर ये चीजें उसके बार बार सपने में क्यों आती है। अब अगले सीन में लिंगा की शादी होने लगती है क्योंकि अब पेपर्स उसके पास थे। अब शादी के बाद वो ये सोचता है कि आखिर पटेल ने उसे 2 एकड़ की जगह 4 एकड़ जमीन क्यों दी है, कहीं यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं है। और इसलिए वो अपने दोस्त मूर्ति से कल उसके साथ उस जमीन को मापने के लिए चलने के लिए कहता है। अब दूसरी तरफ लिंगा की बीवी परो मंदिर से बाहर आ रही थी कि तभी उसे वही साथ भी मिलती है, यानी कि वही तांत्रिक, जो कि कहती है कि उसके हस्बैंड के ऊपर मौत मंडरा रही है। उसकी बातें सुनकर परो वहाँ से चली जाती है। अब रात को लिंगा परो के पास आकर उसे बताता है कि कल वो उस जंगल में जाएगा और उसकी जमीन को मापेगा। लेकिन यहाँ पर परो उसे मना करती है क्योंकि उसने साध्वी की बातों को सीरियसली ले लिया था। लेकिन लिंगा कहता है कि उसे कुछ नहीं होगा और अगले दिन वो और मूर्ति उस जंगल में चले जाते हैं, जहाँ पर वो बॉर्डर को क्रॉस करते हैं और आगे उन्हें ढेर सारे इंसानी कंकाल मिलते हैं। खैर वो लोग वहाँ पर 2-3 दिन रुकने वाले थे। उसका रीजन ये था कि वो पूरी जमीन नापने वाले थे। तभी घर पे परू को लिंगा की चिंता होती है और उसे वो हेलुसिनेट करने लगती है। अगले दिन हम बाली को देख पाते हैं जो कि काफी फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था क्योंकि उसे लिंगा की मौत की खबर अभी तक नहीं मिली थी। और ये चीज हैरान कर देने वाली बात थी क्योंकि लिंगा के अलावा वहाँ पर जो कोई भी गया था वो इंस्टेंटली मारा गया था। लेकिन लिंगा को यहाँ पर किसी ने कुछ भी नहीं किया। एंड आई फील कि ये लोग ऐसे ही जमीनों को दिया करते होंगे और ताकि वहाँ पर कोई भी जाए तो वो खत्म हो जाए और उस इंसान के प्रॉपर्टी के पेपर्स उसके पास ही रह जाएंगे। एनीवेज पटेल उसके भाई से ये कहता है कि वो चिंता ना करे, वो जरूर खत्म होगा। जो भी वहाँ गया है वो वापस कभी लौट कर आया ही नहीं है। अब रात में बाली परू के पास आता है और उसको ये कहता है कि उसका पति अब नहीं लौटेगा और ये सुनकर परू और भी ज्यादा चिंतित हो जाती है। तभी सीन चेंज होता है और हम लिंगा को देख पाते हैं जिसको परू अपने साथ ले जाने के लिए आई थी। वो कहती है कि उन्हें यहाँ से जाना होगा। वो लिंगा का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगती है, लेकिन इसी बीच वो गायब हो गई थी, विच मीन्स कि लिंगा उसे हेलुसिनेट कर रहा था। इससे वो काफी परेशान हो जाता है। ऊपर से उसके कानों में परू की आवाज गूंज रही थी। अब सुबह हम मूर्ति को देख पाते हैं जिसकी आंखें खुलने पर वहाँ पर लिंगा था ही नहीं। इसके बाद वो उसे ढूंढने जाता है और हम तभी लिंगा को देखते हैं। साथ ही साथ एक फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है जहाँ पर उस दिन वाला सीन दिखाया जाता है जब लिंगा के दादाजी को उस क्रीचर ने खत्म कर दिया था। अब मरने से पहले उसके दादाजी के हाथों में एक संदूक था और उस संदूक के बारे में उसके दादाजी ने ये बताया था कि इसमें उसके लिए काफी सारे जवाब हैं। लेकिन जब उसके दादाजी खत्म हुए थे तब वो संदूक भी इसी जंगल में कहीं खो गई थी। और यहाँ हमको पता चलता है कि लिंगा यहाँ पर असल में जमीन मापने नहीं आया था, बल्कि वो खासकर उसी संदूक को ढूंढने आया था। उसे ढूंढने पर वो संदूक मिल भी जाता है क्योंकि उसके सपनों के जवाब उसी संदूक के अंदर थे। वो यहाँ पर कई बार उस संदूक को ढूंढने आया भी था, लेकिन उसे वो कभी नहीं मिली। लेकिन आज वो फाइनली उसे मिल चुकी थी। वो अब उस संदूक को खोलता है जहाँ पर उसे उसके अंदर एक पुरानी किताब मिलती है जिसके अंदर एक चाबी भी थी। वो उसे निकाल कर पढ़ने लगता है। उसमें लिखा हुआ था कि करीबन 18 सेंचुरी में रुद्रागिरी किंगडम था जो कि मचिराजू के जरिए रूल किया जाता था। उसने कभी भी अपने राज्य के लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया था, न ही वो उसके राज्य के लोगों को प्रोटेक्ट किया करता। उसके लालच और सिंहासन के लिए उसने कई राज्यों के ऊपर हमला किया। उसके अंदर का लालच दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। अब उसकी नजर कलिंगा किंगडम पर पड़ जाती है जो कि मीलों दूर था और उस समय कलिंगा किंगडम को राणा सिंह के जरिए रूल किया जाता था। उसने कई बार कलिंगा को टेक ओवर करने की कोशिश करी थी, लेकिन इन कोशिशों के बीच उसकी मौत हो गई, जिसके बाद उसका सिंहासन उसके बेटे बेलूरो ने संभाला था। अब उसे किसी भी तरह से उसके पिता की अधूरी इच्छा पूरी करनी थी, इसलिए उसने उसके पिता के लिए कलिंगा पर हमला किया, लेकिन इसके बावजूद वो उसे हरा नहीं पाया। तब उसने एक इविल कॉन्जरर यानी कि धारका की मदद ली, जिसने की एक इविल डीमन को बनाया जिसका नाम असुर दक्षी था। उसके जरिए उसने कलिंगा राज्य को जीत लिया। ऑब्वियस ही बात है, इविल शक्ति कैसे वो हरा पाते। जिसके बाद वो वहाँ का सारा खजाना और वहाँ की डियोटी यानी कि गॉडेस की प्रतिमा को अपने किंगडम में ले आया था। और वो डियोटी कोई और नहीं बल्कि शुरुआत वाली प्रत्यंगिरा माता थी। अब इन सबसे होता यह है कि जो प्रत्यंगिरा माता होती है वो क्रोधित हो जाती है और उन्होंने असुर दक्षी का काला जादू उसी राज्य के ऊपर पलट दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पर एक भयंकर डिसऑर्डर फैलने लगा जिसके अंदर लोग अपने आप को खा रहे थे। और यही चीज हमने शुरुआत में नोटिस करी थी, जहाँ पर लोग किसी की आवाज को सुनकर खुद को ही खाने शुरू कर चुके थे। और जो असुर दक्षी था वो इसी राज्य के लोगों को मारकर उन पर ही फीड करने लगा। उसे धारका और बेलूरू भी नहीं रोक पा रहे थे। जिसके बाद बेलूरू की पत्नी शकुंतला ने एक सेंट महर्षि से मदद मांगी। तब उन्होंने कहा कि उसके पति ने जो जंग लड़ी थी वो गलत तरह से लड़ी थी, वो अनएथिकल थी। अब सॉल्यूशन पूछने पर महर्षि ये बताते हैं कि उन्हें माता प्रत्यंगिरा देवी को एस्टेब्लिश करना होगा और एस्टेब्लिश करने के बाद उनकी पूजा करनी पड़ेगी, वो भी पूरे रीति रिवाज के साथ में। जिसके बाद उन्हें सेक्रीफाइस भी देना होगा, यानी कि इंसान की
बलि देनी होगी और वो व्यक्ति उसी परिवार का हो सकता है। लेकिन सेक्रीफाइस से पहले उन्हें गांव के ट्रेजर यानी कि खजाने को और माता की प्रतिमा दोनों को एक पाताल गंगा नाम की गुफा में रखना पड़ेगा। उसके बाद वहीं पर वो सेक्रीफाइस देना होगा, यानी कि खुद का सेक्रीफाइस, यानी कि राजा का ही जो वंशज होगा उसको वो खजाना और माता की प्रतिमा उस गुफा के अंदर ले जानी होगी और खुद का सेक्रीफाइस वहीं पर देना होगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये होगी कि वो उनके ही परिवार का हो, अदरवाइज चीजें और भी ज्यादा भयानक रूप ले लेंगी। अब जो हमने सीन स्टार्टिंग में देखा था ना, जिसके अंदर एक बूढ़ी औरत के कहने पर राजा ने संदूक के अंदर से वो डब्बा निकाला था, वो वही ट्रेजर का बॉक्स था जिसे राजा ने माता की प्रतिमा के साथ वहाँ पर रख दिया था और खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। और मेरे ख्याल से वो बेलुरु नहीं हो सकता, वो शायद से उसका बेटा या फिर उसका और भी आगे कोई वंशज होगा। एंड यहाँ पर जो बूढ़ी औरत थी वो कोई और नहीं बल्कि वो शकुंतला ही होगी, क्योंकि इतनी नॉलेज होना तो शकुंतला को ही हो सकता था। खैर राजा ने फाइनली खुद को सेक्रीफाइस किया, इन चीजों को रोक दिया जो कि उसके राज्य के अंदर हो रही थी, यानी कि ये श्राप जो इतने सालों से चला आ रहा था वो रुक चुका था। और जो सपने लिंगा को आया करते जिसके अंदर वो माता की प्रतिमा, कंकाल, खजाने का बक्सा और उस डीमन यानी कि असुर दक्षी को दिखा करता था, वो इन्हीं चीजों से रिलेटेड थे। और जो स्केलेटन उसे दिखता था वो उस राजा का ही था। और ये सब लिंगा को इसलिए दिखाई दे रहा था क्योंकि लिंगा कहीं ना कहीं उसी राजा का वंशज था। खैर यहाँ पर महर्षि कहते हैं कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो उसके बाद एक दिन ये सब फिर से शुरू होगा, फुल मून वाले दिन, और इस गांव पर कर्ज फिर से आएगा और असुर दक्षी फिर से इस राज्य को बहुत ही भयानक तरह से रेन करेगा, यानी कि वही इस पर राज करेगा। अब ये सब बातें लिंगा अपने दोस्त को बताता है, जिसके बाद वो उस गुफा में जाते हैं। गुफा में जाने के बाद वो लोग खजाना ढूंढ लेते हैं और वहीं पास में एक तलवार भी पड़ी हुई थी जो कि काफी पुरानी थी। खैर वो खजाने को देखकर काफी खुश थे क्योंकि उनकी जिंदगी अब बहुत ही ज्यादा अच्छी होने वाली थी। लेकिन एक दिक्कत हो जाती है कि वहाँ पर बाली आ चुका था, जो कि लिंगा मरा या फिर नहीं ये मेक श्योर करने आया था। क्योंकि सीन ये था कि उसने लिंगा के लिए मन में एक बहुत ही तगड़ा रिवेंज या फिर एक खटास पाल ली थी। तभी बाली ये बताता है कि उसने सुना था कि यहाँ पर जो आता है वो वापस नहीं जाता, लेकिन वो तो जिंदा है और इसलिए वो उसे खत्म करेगा। अब यहाँ लिंगा और बाली में लड़ाई होती है और लड़ाई के बीच वहाँ पर एक डरावनी आवाज आती है जो कि असुर दक्षी की थी। असुर दक्षी एक आदमी को मार देता है, जिसके बाद वहाँ पर भगदड़ मच जाती है और इसी बीच वो बाली और उसके साथियों को मारकर खा भी जाता है। एंड आई बिलीव कि जो असुर दक्षी था उसने शायद से इसको इसलिए नहीं मारा था क्योंकि वो राजा का वंशज था और राजा ने ही उसको बुलाया था, तो माइट भी उसको ये दिखा हुआ कि जो उसका सिग्नेचर है यानी कि उसका जो खून है वो राजा वाला है, इसके चलते उसने उसको नहीं मारा। अब इसके बाद लिंगा को उस तलवार के बारे में ध्यान आता है जो कि वही तलवार थी जो उसके सामने पड़ी हुई थी और वो उसके सपने में भी आया करती। दरअसल महर्षि गुरु ने एक इसी तरह की वेपन का जिक्र किया था जिससे कि उस असुर दक्षी को मारा जा सकता था और यही चीज राजा भी ढूंढ रहा था। दरअसल राजा चाहता था कि वो उस असुर को मार दे, लेकिन अल्टीमेटली उसे अपना सेक्रीफाइस देना पड़ा ताकि माता का आशीर्वाद उन्हें मिल जाए और यहाँ पर जो चीजें हो रही थी वो रुक जाए। लेकिन ऑब्वियस ही बात है असुर का कुछ नहीं हुआ था, वो वहाँ पर काइंड ऑफ कैद होकर तो रह गया था, लेकिन वो लोगों को अभी भी मार सकता था। और आपको याद होगा कि शुरुआत में कुछ लोग रिचुअल के तौर पर वहाँ पर बॉडीज को छोड़कर जाया करते थे, तो उनको कोई और क्रीचर नहीं बल्कि असुर दक्षी ही खाया करता था। यहाँ पर लोग खुद को बचा रहे थे ताकि वो जिंदा लोगों को ना खाए। खैर मूर्ति जो होता है वो सच्चे दोस्त होने का सबूत देता है, वो उस क्रीचर को यानी कि असुर को अपने पीछे भगा कर लेकर जाता है और इसका फायदा उठाकर लिंगा उस पर हमला करने लगता है। उस पर माता प्रत्यंगिरा की कृपा भी होती है और वो उस असुर दक्षी को मारने में कामयाब हो जाता है। अब सीन चेंज होता है और आगे बढ़ता है, जहाँ पर अब वो काफी अमीर हो चुका था और वो उस गांव को छोड़कर चला जाता है। अल्टीमेटली वो राजा का वंशज था तो खजाना तो उसका ही था। अब इसी बीच हमको एक शॉकिंग फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसके अंदर जंगल में जाने से पहले परू ने उसके हाथ पर यानी कि लिंगा के हाथ पर एक काला धागा बांधा था जो कि उसे उसी साध्वी ने दिया था ताकि माता की कृपा उस पर बनी रहे। एंड आई बिलीव कि जो परू का हेलुसिनेशन लिंगा को दिखाई दिया था जो कि उसे वहाँ से बाहर लेकर जा रही थी, माइट भी माता उसको बताना चाहती थी कि वो वहाँ से बाहर चला जाए और ये भी एक रीजन हो सकता है कि उसको असुर ने नहीं मारा था। अब यहाँ से सीन आगे बढ़ता है जहाँ पर फुल मून नाइट आ चुकी थी और हम ये देखते हैं कि असुर दक्षी फिर से आ चुका है और इस बार वो काफी शक्तिशाली है। इसी के साथ ही मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कलिंगा फिल्म की कहानी जो कि एक काफी इंटरेस्टिंग और अच्छी मूवी बनाई है। अब देखो यहाँ पर मुझे लगता है कि शायद इसका सीक्वल आना चाहिए क्योंकि मूवी की रेटिंग काफी बेहतरीन है, 9.1 स्टार्स आउट ऑफ 10। एंड माइट भी आने वाले वक्त में लिंगा को फिर से आना पड़ेगा उस डीमन को मारने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली देखा जाए तो राजा का वंशज तो वही था, तो अपने किंगडम को बचाने की जिम्मेदारी भी उसकी है। एंड आई बिलीव कि जो सपने उसको आ रहे थे वो आने अभी भी नहीं रुकेंगे, क्योंकि जब दक्षी डीमन है वो अभी भी मरा नहीं है तो उसको वापस जरूर आना पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म और एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी आप बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी।